नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है ध्रुत झरो की व्याख्या कराएंगे। ये कविता उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह युगांत से ली गई है। इस कविता में कवि ने नवयुग के संचार का आह्वान किया है और जो हमारे संसार की पुरानी परंपराएं हैं उन्हें खत्म हो जाने के लिए कहा है। मतलब वो चाहते हैं कि संसार की, इस समाज की, इस जग की जितनी भी पुरानी परंपराएं हैं वो सब समाप्त हो जाएं और नवयुग का यानी नए युग का जो है आगमन हो जाए। तो कवि क्या कहते हैं? ध्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, हे तत्रस्त ध्वस्त हे शुष्क जीर्ण शीर्ण, हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पुरा चीन। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि द्रुत झरो, कि तुम जल्दी ही शीघ्रता से ही झड़ जाओ, अर्थात समाप्त हो जाओ। क्या? जगत के जीर्ण पत्र, इस संसार के पुराने पत्र, अर्थात जीर्ण शीर्ण यानी जो जड़ अवस्था में है, जो पुराने हैं, पत्र यानी कि पत्ते, अर्थात इन पुराने पत्तों की तुलना की समानता जो है कवि ने समाज की पुरानी परंपराओं से की है। वो चाहते हैं कि संसार की पुरानी परंपराएं जल्द ही नष्ट हो जाएं, खत्म हो जाएं। हे स्त्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शिरण। अब वो कैसी हैं पुरानी परंपराएं? वो जो पत्ते हैं पुराने, उनको कैसा बताया है? कमजोर और टूटा फूटा, है ना। और शुष्क शीर्ण यानी सूखा, और शीर्ण जीर्ण यानी कि जो गिरे पड़े हुए हैं, यानी जो सूख कर जब पत्ते पृथ्वी पर गिर जाते हैं, टूटे फूटे हो जाते हैं, तो वो पुरानी परंपराएं भी हमारी कैसी हैं? सूख चुकी हैं। अब उनके अंदर कोई रस नहीं है, कोई नवीनता नहीं है, वो खत्म हो चुकी हैं, वो गिर गई हैं। अब यानी उनका पालन करना आज के जो समाज है उनका पालन नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो टूटी फूटी अवस्था में है। हिमताप पीत मधुवात भीत। अब वो जो पुरानी परंपराएं हैं वो कैसी हैं? वो किस तरह से हैं? उनका भाव है कि वो हिमताप यानी वो हिम के ताप से, यानी वो सर्दी के प्रभाव से पीत यानी पीले हो गई हैं। वो पुरानी परंपराओं की समानता यहाँ पुराने पत्तों से की है। तो पेड़ के जो पत्ते हैं, जो पुराने होकर गिरने वाले हैं या गिर चुके हैं, तो वो पत्ते जो हैं वो कैसे हैं? वो हिम के ताप को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो सर्दी के प्रभाव से वो पीले पड़ गए हैं। और मधुवात भीत, और बसंत ऋतु की जो वायु होती है उससे भयभीत हो रहे हैं। अर्थात जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं वो पीली पड़ चुकी हैं और वो भयभीत हैं। तुम वीतराग जड़ पुरा चीन। अब यहाँ वीतराग का अर्थ है उदासीन से। तो जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं वो उन्हीं सूखे पुराने पत्ते जो पीले पड़े हुए उनके समान उदासीन है। जड़ यानी उनके अंदर कोई नवीन संचार नहीं है। पुराचीन अर्थात वो प्राचीन है। फिर कहते हैं निष्प्राण विगत युग मृत विहंग। वो निष्प्राण हो चुकी हैं। क्या? वो पुराने पत्तों के समान हमारे संसार की जो पुरानी परंपराएं हैं वो निष्प्राण हो चुकी हैं। विगत युग, वो क्योंकि वो हमारे संसार की, हमारे युग की पुरानी बातें हैं। विगत युग यानी जो समय बीत चुका है, उस समय की वो जो परंपराएं हैं वो अब निष्प्राण हो चुकी हैं। और वो मृत विहंग, और वो मरे हुए पक्षी के समान पड़ी हैं। कहाँ? जगनीड़ शब्द ओ श्वासहीन। वो श्वासहीन होकर, यानी उसके अंदर सांसों का जो है संचार नहीं हो रहा है। और जिस तरह से एक मरा हुआ पक्षी जगनीड़ अपने घोंसले में पड़ा रहता है, उसी प्रकार से हमारी पुरानी परंपराएं उस मरे हुए पक्षी के समान पड़ी हुई हैं, क्योंकि उनकी पालना कोई नहीं करना चाहता है, ना ही कोई कर रहा है। तो वो श्वासहीन होकर पड़ी हुई हैं। अब वो कहते हैं च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझन अनंत में हो विलीन। जिस प्रकार से मरे हुए पक्षी के पंख जो हैं अस्त व्यस्त हो जाते हैं, हवा में इधर उधर होकर जो है झरझर यानी गिरकर जो है विलीन हो जाते हैं। यहाँ कहाँ? मतलब कहीं भी, अन्यत्र कहीं भी, मतलब उस घोंसले में नहीं रहते पक्षी के मरने के बाद। तो इसी तरह से जो पुरानी परंपराएं हैं वो भी उनके भी मरे हुए पक्षी के समान जो पंख हैं वो लुप्त हो गए हैं। यानी पुरानी परंपराओं के जो उनको सुचारू ढंग से चलाने के जो नियम थे वो सारे टूट चुके हैं और वो अनंत होकर विलीन हो गए हैं। अर्थात तो कभी भी ऐसा चाहते हैं कि ये पुरानी परंपराएं सारी जो हैं समाप्त हो जानी चाहिए, इस युग से हट जानी चाहिए और मेरे समाज में जो है एक नए युग का निर्माण होना चाहिए। इसलिए वो पुराने युग को व्यर्थ बताते हैं, उनकी परंपराओं को जर्जर पत्तों के समान कहते हैं और कहते हैं कि अब जो है नए समाज में नई रीतियों का संचालन करने का समय आ गया है। आगे कवि क्या कहते हैं?
कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। अब वो कवि कहते हैं कि ये सारा संसार जो है कंकाल का एक जाल है, यानी इस संसार में जो पुरानी परंपराएं हैं वो फैली हुई तो हैं, लेकिन इस संसार को कवि ने कंकाल अर्थात हड्डियों का ढांचा कहा है। तो हड्डियों के ढांचे में जिस प्रकार हम मांस लगा दें और उसमें रक्त का संचार कर दें तो वो सजीव हो जाता है। तो इस प्रकार कवि कहते हैं फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। और उसी तरह से जब वृक्ष के जब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं उसमें नए पत्ते आते हैं तो वो जो है पल्लव लाली, यानी कि वो खिलकर जो है वो पल्लव लाली के समान हो जाते हैं। यानी बसंत ऋतु आने पर नवीन युग की मतलब आने की संभावना हो जाती है। ठीक है ना। जब बसंत ऋतु आती है तो यानी मौसम परिवर्तन हो रहा है और पुरानी परंपराएं खत्म हो जाती हैं तो मानो नए युग का संचार हो रहा है। तो वो कहते हैं कि नवीन रक्त का संचार होने से और जिस तरह नई कोपलों की लाली खिल जाती है, कोपलों की लाली जो है भर जाती है, उसी तरह से ये संसार भी जो है नए युग का आगमन होने से जो है अत्यंत नया प्रतीत होगा। प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मासल हरियाली, यानी कि प्राणों की मरमर से जो प्राण जो है उसमें समाप्त हो चुके हैं, उनको समाप्त होने पर भी लेकिन अगर जो वृक्ष हैं उसमें नए पत्ते आ जाते हैं तो वो हरा भरा हो जाता है। इसी प्रकार से जो ढांचा है अगर उसमें मांस लगा दिया जाता है, उसमें रक्त का संचार कर दिया जाता है तो उसमें भी जीवन जो है वो भी जीवंत हो उठता है। मंजरित विश्व में यौवन के जग कर जग की पीक मतवाली। फिर वो कहते हैं कि जब इस संसार में, जब इस समाज में नए युग का आगमन होगा तो क्या होगा, मंजरित विश्व में यौवन के, यानी आम की जो मंजरी है वो उसके समान इस संसार में यौवन का संचार होगा, यानी वो यौवन से भर जाएगा, यानी अपनी युवा अवस्था से यौवन अवस्था से वो भर जाएगा। और इसमें फिर क्या होगा, जो कोयल जैसे बसंत ऋतु आने पर आम के पेड़ पर जो कोयल कूकती है, उसी तरह से इस संसार में भी जो आम की मंजरी के समान जब यौवन से ये संसार भरपूर होगा, यौवन से जो है वो भर जाएगा, तब वो कोयल मतवाली होकर इस संसार को जगा देगी और इसमें बड़ा ही सुंदर स्वर से गाएगी। निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से, वो अमरता के प्रेम भरे स्वर में क्या कहेगी, मदिरा से भर दे फिर नव युग की प्याली, कि इस संसार में फिर से नए युग का संचार कर दो, यानी नई परंपराओं का चलन कर दो, मदिरा से भर दो इस नवयुग की प्याली को, यानी उनके मस्ती के गीतों से नवयुग की जो है सरसता का संचार होगा। तो इस प्रकार इस कविता में कवि ने भाव तत्व की अपेक्षा विचार तत्व को प्रधानता दी है कि पाठक जो है इस कविता को पढ़कर, इन पंक्तियों को पढ़कर सोचने के लिए विवश हो जाए कि हाँ, आज हमारी पुरानी परंपराओं का कोई अर्थ नहीं रह गया है। आज हमें जो है नए युग का संचार करने की आवश्यकता है, नई परंपराओं की पालना करने की आवश्यकता है। और कवि ने यहाँ पर जो है बसंत ऋतु को नवयुग के समान माना है और कोयल को सुख और सौंदर्य के समान माना है। और कंकाल जाल जग, इस पंक्ति में जो कवि ने ना कंकाल जाल पर जग का आरोप किया है, जिसके कारण यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हो गया है। रूपक अलंकार है, हम कह सकते हैं यहाँ पर कवि ने रूपक अलंकार का प्रयोग, बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। अतः ये कविता यहीं तक आज के लिए, धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।